Subscribe now and press the bell icon. Never miss an स्वागत है update. आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर हम चर्चा करेंगे और इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का मेरा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्थिक, बी राजनीतिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण और सूची 2 में उनकी विशेषताएं हैं। इसमें दिया गया है कि वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813, बी में है औद्योगिक चरण 1813 से 1860 और सी में दिया गया है वित्तीय पूंजीवाद 1860 से 1947। अगर इसका सही ऑप्शन दिखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। यानी वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 की विशेषताएं थी कि एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल, जबकि औद्योगिक चरण 1813 से 1860 जो था वो मुक्त व्यापार का काल था और वित्तीय पूंजीवाद जो 1860 से 1947 तक चली थी ये ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल था। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। इसका ऑप्शन है ए प्लासी के युद्ध के पश्चात, बी बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिलने के पश्चात, डी 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें नवाब की सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला का वफादार मोहन लाल और मीर मदान थे, जिसमें मीर मदान लड़ते लड़ते मैदान में मारे गए थे। अगर इसमें जिक्र किया जाए कि बक्सर के युद्ध के बारे में तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो और मीर कासिम अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला के त्रिगुट संबंध के बीच में हुआ था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी शामिल थे और इसमें अंग्रेजी सेना का जीत हुआ था। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया। हमारा ऑप्शन है ए अस्थाई बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था, डी दहशाला व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दहशाला व्यवस्था। अगर इसमें ऑप्शन ए अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए या फिर महलवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो इनमें तीनों में विभिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। जैसे अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में लागू किया गया था। इस बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार हुआ करते थे, जिसमें लगान सरकार को 10/11 भाग देना पड़ता था, जबकि जमींदार अपने पास 1/11 भाग रखते थे। यह व्यवस्था यानी अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था संपूर्ण भारत में 19% भूभाग पर लागू किया गया था और इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून कहा जाता था, क्योंकि जिस दिन इसको सरकार को लगान जमा करना होता था उसमें सूर्यास्त से पहले इसे जमा किया जाता था, अन्यथा जमींदार से जमीन छीन ली जाती थी। अगर हम यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 में कैप्टन रीड के द्वारा, जबकि 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें भूमि का मालिक किसान को रखा गया था, क्योंकि रैयत का मतलब ही किसान होता है और यह संपूर्ण भूभाग के 51% पर लागू था। और यह सबसे पहले लागू 12 महल जिला जो कि तमिलनाडु में है, बम्बई, मद्रास, असम में लागू हुआ था। अगर महलवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो महलवाड़ी बंदोबस्त 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बट के सहयोग से किया गया था और यह पूरे भारत के 30% भूभाग पे लागू किया गया था। अगर मार्टिन बट की बात करें तो मार्टिन बट को उत्तर भारत का कर प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। हमारा ऑप्शन है ए विलियम डडले, बी रोजर स्मिथ, सी लॉर्ड डलहौजी और डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच मात्र 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6,
भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हमारा ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था इंग्लैंड डेट टू इंडिया। उनके बाद दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था कि द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह बुक काफ़ी फेमस हुई, जिसके बाद इस बुक के पश्चात दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन निष्कासन का भी सिद्धांत दिया था, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति की आय 20 रुपये मात्र है। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? ऑप्शन है ए बंबई से थाने, बी कलकत्ता और मद्रास, सी बंबई और आगरा, डी कलकत्ता और आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता से आगरा। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच में टेलीग्राफ सेवा चालू हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन है हमारा ए बटाईदार, बी किसान, सी मजदूर और डी में कृषि मजदूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमींदार। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए सूरत, बी बम्बई, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई। आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। पुनः 1851 में बम्बई में एक मिल स्थापित की गई जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना की बात की जाए तो वह 1854 में बम्बई में कवास जी डाबर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? हमारा ऑप्शन है ए बंगाल प्रांत के अस्थायी भू राजस्व, बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी व्यवस्था या डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी व्यवस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है शुरू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट। हमारा ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1893 में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था, जो संपूर्ण भारत के भूभाग का 19% भाग पे लागू किया गया था। इसे सूर्यास्त कानून भी कहा गया है। इसमें भूमि के मालिक जमींदार हुआ करते थे। इसमें लगान सरकार को 10/11 जबकि जमींदार अपने पास खुद 1/11 रखा करते थे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? हमारा ऑप्शन है ए 1753, बी 1793, सी 1762, डी 1803। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1793। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में अभी हमने बताया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसे लागू किया गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक और इसमें भूमि का मालिक जमींदार हुआ करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? ऑप्शन है ए 1816, बी 1818, सी 1820 और डी 1822। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो कि 1792 में कैप्टन रीड और 1820 में टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। इसमें भूमि का मालिक किसान होते थे, जो कि संपूर्ण भारत के 51% भूभाग पे से लागू किया गया था। इससे सबसे पहले 12 महल जिला तमिलनाडु और बम्बई, मद्रास, असम में लागू किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14। पहली बार औपचारिक रूप से महलबारी प्रथा कब लागू की गई थी? ऑप्शन है ए 1793, बी 1816, सी 1820 या डी 1822। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1822। महलबारी बंदोबस्त 1819 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट के द्वारा लागू किया गया था। किसी किसी को 1822 दिया गया है और यह संपूर्ण भारत के
30% भूभाग पे लागू किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं: ए बंगाल, 2 उड़ीसा, 3 बिहार, 4 मद्रास के उत्तरी जिले और 5 बनारस। इसका ऑप्शन है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनमें से सभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले और बनारस। कुछ उत्तर प्रदेश के भी भूभाग थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 16। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात और डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 17। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन है ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, बी कच्चे माल की अनुपलब्धता, सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर और डी कारीगरों की अनुपलब्धता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर, यानी ब्रिटेन को जो माल निर्यात किया जाता था भारतीयों के द्वारा उस पर अधिक से अधिक तटकर वसूला जाता था, जिस कारण से बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन की शुरुआत होने लगी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 18। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी दीनबंधु मित्र, सी शरद चंद्र चटर्जी और डी रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 19। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? हमारा ऑप्शन है ए चिकमंगलूर जनपद में, बी कुर्ग जनपद में, सी नीलगिरी जनपद में और डी वायनाड जनपद में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायनाड जनपद। वायनाड वर्तमान में केरल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 20। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? हमारा ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी M.N. राय जिसे मानवेंद्र नाथ राय बोलते हैं, सी जयप्रकाश नारायण और डी राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। चलते अगले प्रश्न पे। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर दादा भाई नौरोजी 3 बार चुने गए थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, तीसरी बार 1906 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 21। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? हमारा ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो। बात की जाए कि लॉर्ड रिपन के समय में 1880 से 84 के समय में ही भारत में सन 1881 में नियमित जनगणना करवाई गई थी और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। अगर यहाँ पे और सब गवर्नर की बात की जाए, गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल ये 1885 के आसपास में थे, जिस समय की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लिटन के समय में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था और वही रिपन के समय में, जिसे भारत का उद्धारक कहा गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा, उन्हीं के द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? हमारा ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, बी महलबारी बंदोबस्त, सी रैयतबाड़ी बंदोबस्त और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रैयतबाड़ी बंदोबस्त। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 23। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? हमारा ऑप्शन है ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और थाने, सी मद्रास और गुंटूर, डी दिल्ली और आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई और थाने। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 24। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, या डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 25। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए 89%, बी 11%, सी 66% या डी 33%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 89%। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 26। रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे? ए मद्रास प्रेसिडेंसी, बी बम्बई प्रेसिडेंसी, सी पूर्वी बंगाल, डी असम और 5 और एफ में कुर्ग। ऑप्शन है हमारा ए 1 2 3 4, बी में है 1 3 4 5, सी में है 1 2 4 5 या डी में है 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी 1 2 3 4 5, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? हमने इससे पूर्व भी आपको ऊपर में बताया था कि हमारा ऑप्शन होगा मार्टिन बर्ड, बी टॉमस मुनरो, सी कैप्टन रीड या डी चार्ल्स ग्रांट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्टिन बर्ड। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 28। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर यानी 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलबाड़ी व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 29। भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटले आयोग 1929 का उद्देश्य क्या था? हमारा ऑप्शन है ए आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण, बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी था भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, और डी भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 30। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? हमारा ऑप्शन है ए हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, बी अवध कॉमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक और डी पंजाब एंड सिंध बैंक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की बात की जाए तो अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में किया गया था और यह भारत का पहला व्यावसायिक बैंक था, जबकि भारतीय द्वारा निर्मित स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 31। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए बंगाल प्रेसिडेंसी, बी मद्रास प्रेसिडेंसी, सी बम्बई प्रेसिडेंसी और डी मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे। इसके अलावा और सभी जगह किए गए थे। ठीक, चलते अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? चलते हैं, हमारा ऑप्शन है ए जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना, बी देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था, सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उनमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, या डी आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को सशस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बात की जाए इल्बर्ट बिल की तो इल्बर्ट बिल 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश के द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए लाया गया था, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किया गया एक विद्रोह हुआ जिसे भारतीयों द्वारा श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 33। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। सूची 1 में और सूची 2 को मिलाना है। इसमें देखा जाए तो ए में है बड़े सामंतों की आवंटित भूमि, बी है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, सी में उप किराएदार पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, या डी में है ग्राम स्तर पर की गई भूमि बंदोबस्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यानी इसको मिलाई जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें होगा 1 4 2 3। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 34। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था ए भारी उद्योगों का अभाव, बी विदेशी पूंजी की कमी, सी प्राकृतिक संसाधन की कमी, या डी धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह या प्राथमिकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का अभाव। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 35। यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? हमारा ऑप्शन है ए कागज, बी जूट, सी चाय और डी चीनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाय। 1813 में चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया, किंतु इसने चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त को बढ़ा दिया था। लेकिन अगर बात की जाए संपूर्ण रूप से इसे समाप्त करने की बात की जाए तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत संपूर्ण रूप से व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 36। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? इससे पहले हमने बताया था। हमारा ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1858 का विक्टोरिया की घोषणा एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 37। अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। उनके जमींदारों से पट्टा जारी नहीं किए गए, इसका क्या कारण था? हमारा ऑप्शन है ए जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकार नियंत्रण नहीं था, सी था यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या डी खेतीहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है अस्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी का इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। दूसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार के रैयतों से लगान निश्चित किया गया, इसी का इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। सी महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि प्रत्येक महल जागीर का एक भाग के अनुसार निश्चित किया गया, इसलिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था कहलाई। हमारा ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, यानी इनमें से सभी अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में सही है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 39। सुमेलित कीजिए और सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में भू राजस्व व्यवस्था है, सूची 2 में संबंधित व्यक्ति हैं। सूची 1 में है अस्थायी बंदोबस्त, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महलवाड़ी व्यवस्था। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित व्यक्ति थे कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सॉर, और रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एली फिंस्टन, जबकि महलवाड़ी व्यवस्था से हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्र में लागू की गई थी उनमें शामिल है ए गंगा घाटी, दूसरा दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग, 4 में मराठों का अधिकृत प्रदेश, 5 में पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी 1 2 3 4 5। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 41। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में काश्तकारी अधिनियम और सूची 2 में उनके वर्ष दिए गए हैं। इसका यदि आंसर देखा जाए सही रूप से तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगर यहाँ पे हम गवर्नर की बात की जाए तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के समय लॉर्ड डफरिन थे। अवध लगान अधिनियम एवं मद्रास काश्तकारी विधेयक 1886 के समय लॉर्ड डफरिन थे। दक्कन काश्तकारी अधिनियम 1879 के समय लॉर्ड लिटन थे, जबकि मध्य प्रांत काश्तकारी अधिनियम 1883 के समय भी लॉर्ड डफरिन थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 42। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्रांचल आंगल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र 1835 से हुई। इसके द्वारा किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? हमारा ऑप्शन है ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत और डी अंग्रेजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 43। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है।
ए वुड के घोषणा पत्र 1854 को, बी हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, सी रैले आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, या डी शेडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वुड डिस्पैच 1854। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 44। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? हमारा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 45। शिक्षा से संबंधित आयोग समितियों की पहचान करें। इसमें है हॉटोक समिति 1929, लिंडसे आयोग 1929, शप्रू समिति 1934 और सार्जेंट योजना 1944। अगर इसमें शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा समिति की बात की जाए, तो ये सभी शिक्षा से संबंधित समितियां थी, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 46। किस सिद्धांत का यह अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुँचे? हमारा ऑप्शन है ए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, बी ऊर्ध्वमुखी निस्यंदन सिद्धांत अपवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सी अधोमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत डाउनवर्ड डिस्टिलाइजेशन थ्योरी, या डी ऊर्ध्वमुखी शुद्धिकरण सिद्धांत अपवर्ड डिस्टिलेशन थ्योरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 47। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, बी मार्समेन, सी विलियम जोन्स, डी जॉन मार्शल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ग्रांट। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था, इसलिए इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 48। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था, उसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए डेविड हेयर, बी विलियम जोन्स, सी मैकाले, डी जॉन मार्शल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविड हेयर। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 49। भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे। हमारा ऑप्शन है ए अंग्रेजों द्वारा भारतीय बुनकरों के तैयार माल को कम से कम मूल्य पर लेना, बी अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल पर नियंत्रण, सी इंग्लैंड में आयात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर भारी आयात कर, डी उपयुक्त सभी। हमारा ऑप्शन होगा आंसर नंबर 49 का डी यानी उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 50। भारत में औद्योगिकीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राक औद्योगिकीकरण प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की अवधि थी। हमारा ऑप्शन है ए 1757 से 1857, बी 1800 से 1850, सी 1850 से 1947, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1800 से 1850। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 51। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1550, बी 1650, सी 1750, डी 1850। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 52। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग। अगर यहाँ पे गवर्नर की कार्यकाल की बात की जाए तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल 1828 से 1835 था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही इंडियन पीनल कोड की शुरुआत की गई थी। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 53। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ, मार्समेन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड ने श्री रामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुत्रई के नाम से भी जाना गया है। वह श्री रामपुर स्थित है ए बंगाल, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 54। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। ए ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति, बी विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, सी आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, उपयुक्त, और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या
55 किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? हमारा ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा भाई नौरोजी, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 56 पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई? ऑप्शन है ए रिसरा बंगाल, बी बम्बई, सी भरूच, डी सूरत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिसरा बंगाल। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 57 पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? हमारा ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों से छेद दिया गया जिससे उसके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, या किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी बुकानन, सी विलियम जोन्स, डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुकानन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 59 भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है ए आर.सी. दत्त, बी कार्ल मार्क्स, सी दादा ना भाई नौरोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर.सी. दत्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 60 हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंजों की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर से निचोड़ कर गिरा देती है। यह युक्ति किसकी है? ए कार्ल मार्क्स, बी दादा भाई नौरोजी, सी आर.सी. दत्त, डी जॉन सुलिवान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जॉन सुलिवान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 61 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? हमारा ऑप्शन है ए कराची अधिवेशन 1931, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी लखनऊ अधिवेशन 1916, डी लाहौर अधिवेशन 1929। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कराची अधिवेशन 1931। यहाँ पर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया था, जबकि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 62 कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 63 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में अकाल से संबंधित आयोग के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उससे संबंधित गवर्नर जनरल। सूची 1 में दिया गया है कि स्ट्रेची आयोग 1880, लीलायल आयोग 1897, मैकडोनल आयोग 1900 और वुडहेड आयोग 1943-44। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेची आयोग 1880 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन थे, लियाल आयोग 1897 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन थे, मैकडोनल आयोग 1900 ईस्वी के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे और वुडहेड आयोग 1943-44 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 62 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? हमारा ऑप्शन है ए बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? हमारा ऑप्शन है ए जूट, कोयला, लौह इस्पात उद्योग, मशीन के पुर्जे और सूती कपड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 5। यानी ब्रिटिश काल में जूट, कोयला, लौह इस्पात और सूती कपड़े उद्योग धंधे विकसित हुए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उनके अध्यक्ष थे? ए VKRV राव, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया?
हमारा ऑप्शन है 1879, बी 1881, सी 1883, डी 1885। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1883। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 68, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? हमारा ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रिफन, डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? हमारा ऑप्शन है ए 1925, बी 1929, सी 1858, डी 1935। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में। 1925 ईस्वी में अकबर समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? हमारा ऑप्शन है 1813, बी 1833, सी 1853, डी 1858। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है ए आर.सी. मजूमदार, बी रमेश चंद्र दत्त, सी आर.जी. भंडारकर, डी रजनी माप दत्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र दत्त यानी आर.सी. दत्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? हमारा ऑप्शन है ए 1809, बी 1913, सी 1916, डी 1919। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1913। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 73, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए थॉमसन, बी डी.टी. गैराट, सी हेराल्ड लॉस्की, डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 74, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए भारतीय परंपरागत उद्योग का विनाश, बी सभी उच्च पदों पर अंग्रेजों की भर्ती, सी धन के निष्कासन, डी नील हों द्वारा भारत के साथ किए गए व्यवहार। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धन के निष्कासन का। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 75, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? हमारा ऑप्शन ए एम.जी. राणा डे, बी रमेश चंद्र दत्त, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ऑप्शन है आर.सी. दत्त, बी हेनरी कॉटन, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, भारतीय अर्थविदों में शामिल हैं ए दादा भाई नौरोजी, सी आर.सी. दत्त, एम.जी. राणा डे, डी एन गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, छे के.टी. शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी भारतीय अर्थविदों में अर्थशास्त्री के रूप में देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, एम.जी. राणा डे, महादेव गोविंद राणा डे, डी.एन.ए. गॉडगिल, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. शाह शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1911, बी 1913, सी 1916 और डी 1923। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया? हमारा ऑप्शन है ए 1903, बी 1905, सी 1907 और डी 1909। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1907। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी टी गोस्वामी, सी वी.पी. वाडिया, डी एम विश्वेश्वरैया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एम विश्वेश्वरैया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किसने भारत का अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार 1886, उसके बाद 1893, फिर 1906। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम थे जो भारत में मुस्लिम के रूप में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? हमारा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? ऑप्शन ए भारतीय कृषि का विनाश, बी भारतीय उद्योग का विनाश, सी भारतीय व्यापार का विनाश, डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सामंतवाद का विनाश करना उनके उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? ऑप्शन है ए जहां भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना, बी भारतीय कारीगर को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, सी भारतीय व्यापारियों का किसी भी व्यापारिक तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, डी मुक्त व्यापार नीति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्त व्यापार नीति यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, दादा भाई नौरोजी द्वारा कीर्ति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपहरण सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? हमारा ऑप्शन है ए कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था, बी कि भारत के संसाधनों का ब्रिटेन के हित में उपयोग किया जा रहा था, सी कि ब्रिटिश उद्योगपतियों का साम्राज्यिक शक्ति के संरक्षण का दिन भारत में निवेश करने के अवसर दिए जा रहे थे, या डी कि ब्रिटिश वस्तुएं भारत में आयातित की जा रही थी जिससे देश दिनों दिन अधिकाधिक गरीब होता जा रहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपत्ति या कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। प्रश्न संख्या अगले 86 पे चलते हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत में से संबंधित दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेज की संगठन थी? हमारा ऑप्शन है ए लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, दूसरा भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, तीसरा भारत के बाहर हुए युद्ध को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी 1, 2, 3। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 87, भारत के किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? हमारा ऑप्शन है ए ईस्टर्न रेलवे, बी मद्रास रेलवे, सी अवध तिरहुत रेलवे, डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 88, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है एक, किसानों द्वारा लगान सीधे किस सरकार को दिया जाता था, दूसरा सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तीसरा कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 में से सभी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।